वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना होता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में आपको समझना होता है। प्रथम सेमेस्टर में आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। आपकी बारी ही परीक्षा में आपके आने वाले ही ये प्रश्न, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समुच्चय का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, या मूल्य सिद्धांत, या कारक मूल्य निर्धारण। तो समुच्चय का अध्ययन जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप इसको कई नामों से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं किसके मध्य अंतर करता है? मौद्रिक अर्थव्यवस्था, यथार्थ अर्थव्यवस्था, आदर्श अर्थव्यवस्था, या भूमिगत अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थव्यवस्था और मौद्रिक अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे बन सकता है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम है जे.एम. कीन्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 5 जून 1883 को कैम्ब्रिज में इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है? तो बंद अर्थव्यवस्था में जो राष्ट्रीय आय मतलब जो घरेलू आय होती है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। बंद अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण आपका चाइना इस समय दिख रहा है। क्लियर। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? तो इसमें भारत में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, भारत भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा क्षेत्र मतलब सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। अगला प्रश्न 6ठा नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का अध्ययन है जो कि 4 प्रमुख कारकों से संबंधित है। वो 4 प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पहला तो घरेलू, दूसरा है फर्म, तीसरा सरकारी, और चौथा है बाह्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा। 7वां प्रश्न बन सकता है आपसे, देखें, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? माइक्रो शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा का एक शब्द है मैक्रोस। मैक्रोस शब्द से हुई जिसका मतलब होता है बृहद, लंबा, बड़ा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है स्कंध अवधारणा, प्रवाह अवधारणा, अनुप्रस्थ काट विश्लेषण, या स्थैतिक अवधारणा। तो राष्ट्रीय आय जो है ये एक प्रवाह अवधारणा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न है। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं है? बताएं। राष्ट्रीय आय का एक भाग इनमें से क्या नहीं? वृद्धा अवस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, लाभ, या छात्रवृत्ति। तो इनमें से जो लाभ होता है ये राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न, एक देश की राष्ट्रीय आय की डैश मतलब उसको क्या कहा जाता है? एक देश की राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? एक देश की राष्ट्रीय आय को शुद्ध घरेलू उत्पाद भी के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संबंधित है। पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किससे संबंधित है? व्यापक अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन आप देखिएगा, बेरोजगारी ब्याज एवं मुद्रा के सामान्य सिद्धांत हैं। बताएं। बेरोजगारी ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत, ये पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को कीन्स महोदय ने लिखा है। जीन जॉन मेनार्ड कीन्स, यानी जे.एम. कीन्स का पूरा नाम है। ठीक है, और इस पुस्तक का प्रकाशन 1936 में हुआ था। ठीक है, बेरोजगारी ब्याज और मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। 13वां क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चाइना जो है बंद अर्थव्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उचित रूप से समष्टि अर्थशास्त्र देन है। उचित रूप से समष्टि अर्थशास्त्र किसकी देन है?
तो जेएम कीन्स की, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। 15वां क्वेश्चन आपसे यूनिट नंबर 1 से बनेगा कि बताएं रोजगारी और बेरोजगारी की अवधारणा किससे संबंधित है। रोजगारी और बेरोजगारी की अवधारणा जो संबंधित है वो समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 16वां नंबर प्रश्न है y बराबर सी प्लस आई समीकरण संबंधित है। तो y बराबर सी प्लस आई ये समीकरण जो है ये स्थैतिक समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17वां प्रश्न समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये किसका अध्ययन करता है, ये अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का अध्ययन करता है। इनमें से ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शब्द माइक्रो इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा के मैक्रो शब्द से हुई है। तो ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से हुई है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कई बार। अगला प्रश्न समष्टि अर्थशास्त्र के 3 प्रकारों में से कौन शामिल नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र के 3 प्रकारों में स्थितिक समष्टि अर्थशास्त्र पहला, दूसरा आपका तुलनात्मक स्थितिक समष्टि अर्थशास्त्र और तीसरा प्रावैगिक समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आर्थिक नीतियों के निर्माण की दृष्टि से समष्टि अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी नीतियां आवश्यक रूप से कुछ एक व्यक्तियों से संबंधित न होकर के बड़े वर्गों अथवा व्यक्तियों के समूहों से संबंधित होती हैं। वास्तव में आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य स्वयं व्यक्तियों का एक समूह है और इसलिए इसका अध्ययन व्यापक दृष्टि से होना ही चाहिए। ये विचार किसका है, तो ये विचार विचार प्रोफेसर बोल्डिंग ने दिया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, इतने बड़े प्रश्न आते नहीं है वैसे, मैंने रख दिया है तो मतलब कि ये आपको यूनिट नंबर 1 में मिल जाएंगे तो मैंने सोचा कि बता ही दिया जाए। आगे देखिए, निम्न में से कौन समष्टि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की अगर बात की तो साधन वितरण की व्याख्या, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं से बृहद रूप से व्यवहार करता है या आर्थिक जीवन के कुल आयामों से संबंधित रखता है या आर्थिक अनुभव के सभी के व्यक्तिगत अंकों के कार्य कारण हड्डियों के जोड़ों और आयामों को देखने के बजाय उसके कुल परिणाम और आकार तथा कार्य कारणों को देखता है या उन वृक्षों से स्वयं स्वतंत्र रहकर जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है जिसमें वह जंगल बना है या जिससे वह जंगल बना है। ये विचार किसका है, ये विचार दिया था एक्सले महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं अपितु इन मात्राओं के समग्रों से, व्यक्तिगत आयों से नहीं अपितु राष्ट्रीय आय से, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं अपितु सामान्य कीमत स्तर से, व्यक्तिगत उत्पादनों से नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन से व्यवहार करता है। सारांशतः समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मात्राओं के समग्रों और औसतों की प्रकृति, साधनों एवं व्यवहार का अध्ययन है। ये विचार किसका है इनमें से, ये विचार दिया था बोल्डिंग ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है। ये विचार किसका है, ये विचार प्रोफेसर सुल्ज ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, निम्न में से कौन सा बिंदु समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की भूमिका रेखांकित करता है। तो इनमें से मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में सरकार की भूमिका, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सरकार की भूमिका, मुद्रा प्रसार और संकुचन की स्थिति में सरकार की भूमिका, ये तीनों चीजें जो है अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की भूमिका रेखांकित करती हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 27 नंबर प्रश्न है, स्थितिक साम्य का अर्थ विश्राम की अवस्था से कदापि नहीं है। वह तो ऐसी अवस्था को सूचित करता है जिसमें दिन प्रतिदिन तथा वर्ष प्रतिवर्ष कार्य बिना घटे बढ़े निरंतर हो रहा है। इस सक्रिय किंतु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थितिक अर्थशास्त्र कहना चाहिए। किसने कहा ऐसा, ऐसा कहा है हेरोल्ड ने, हेरोड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रावैगिक अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का अध्ययन पिछली और आगे की घटनाओं को संबोधित करते हुए कहता है। कौन,
प्रावैगिक अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का अध्ययन पिछली और आगे की घटनाओं को संबोधित करते हुए करता है या रखता है। ये कथन किसका है? बामोल का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, प्रोफेसर बामोल। अगला प्रश्न, किस देश की राष्ट्रीय आय कितने प्रकार से मापी जाती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय को मुख्य रूप से तो 3 प्रकार से आप माप सकते हैं, लेकिन इसकी मापने की 5 विधियां भी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। क्योंकि ऑप्शन में 3 दिया नहीं, तो यानी कि ये 5 विधियों के बारे में पूछ रहा है, तो 5 विधियां। वैसे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को मापने का जो स्तर होता है 3 स्तर। पहला होता है उत्पादन को देख लेंगे, दूसरा आय स्तर, तीसरा व्यय स्तर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है। राष्ट्रीय आय का महत्व है राष्ट्रीय नीतियों में, राष्ट्रीय नियोजन में और अन्वेषण में, सभी में। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई है? राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई कौन है इनमें से? देखिए, पूंजीगत लाभ या हानि, स्टॉक मूल्य में परिवर्तन और मूल्य ह्रास, ये सब जो है राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई है। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय आय के को मापने का विचार है किसका? मतलब राष्ट्रीय आय को मापने का विचार कैसा है? सामाजिक विचार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना पुराना स्कूटर बेचता है तो राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी? बिक्री में दलाली जितनी मिलेगी उतनी उसी के बराबर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जितना मुनाफा मिलेगा वही। अगला प्रश्न राष्ट्रीय आय से आशय है। राष्ट्रीय आय से क्या आशय है भैया? राष्ट्रीय आय से आशय है उत्पादन के विभिन्न साधनों की आय का योग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जीएनपी की गणना करते समय निम्न में से किसे छोड़ देते हैं? जीएनपी की गणना करते समय जो है विदेशी प्राप्त आय को छोड़ देते हैं, सरकार के हस्तांतरण, भुगतान और श्रमिक की आय, इन सभी को छोड़ देते हैं। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 36 नंबर प्रश्न, विदेशों से प्राप्त आय निम्न में से किसमें शामिल की जाती है? तो इसको शामिल किया था राष्ट्रीय आय में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न है, अंतिम उत्पाद के अंतर्गत कौन सी वस्तुएं आएंगी? अंतिम उत्पाद के अंतर्गत वो व्यक्ति द्वारा खाने की वस्तुएं बाजार में जो खरीदने जाते हैं वो आती हैं अंतिम उत्पाद के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है यूनिट नंबर 1 का, कि राष्ट्रीय आय मापन की मूल्य वृद्धि रीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर कीन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 38 प्रश्नों को समझ लिया और बहुत ही कम समय में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।